दादाजी की लंगोट में छेद। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सुजनपुर। यहाँ की सुबह इतनी ही धीरे होती है जितना मुन्ना का मैथ्स में दिमाग चलता है। इसी सुस्त मौसम में खड़े दादाजी सुना रहे होते हैं अपनी मशहूर कहानियां। सुनो सब, आज हम डिस्कस करेंगे वेल्थ बिल्डिंग की टेक्निक। ये दुनिया पैसों से ही चलती है और पैसे कमाना एक कला है जो सिर्फ मुझे सिखानी आती है। भाई दादाजी के लंगोट देख रहा है, उसमें तो हवा भी शर्माती है अंदर जाने से। हाँ, और दादाजी हमें बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले अपनी लंगोट का इन्वेस्टमेंट तो कर लो। ओए, जो हंस रहा है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होगा। देखना तुम, मेरे शेयर मार्केट के सपने कैसे आसमान छूते हैं। दादाजी पर आपके पास तो सिर्फ 35 रुपए है और आप खुद इन्वेस्ट क्या करोगे? अरे नादान पोती, ये 35 रुपए नहीं, एक सोच है, सोच। ये पैसे नहीं, एक आइडिया होता है। आइडिया ही सब कुछ होता है। मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं। हाँ दादाजी, हमारे लंगोट में छेद नहीं है, पहले आप अपनी लंगोट सिलवा के आओ। दादाजी की बातें होती जितनी भी उटपटांग, दिलचस्प तो होती थी। और यही बातें सुनने के लिए मुन्ना, चिंटू और कमला फिर से दादाजी के पास अगले दिन आते हैं। देखो भाई, बिजनेस करना है तो पहले मार्केट समझो। डिमांड और सप्लाई की बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लंगोट बेचता, आपकी वाली लंगोट तो मैं फ्री में भी ना लेता। अरे गधे के पोते, ये सोचो कि मुझे लंगोट बनानी नहीं आती, पर मुझे मार्केट समझना आता है। मैं आइडिया बेचता हूँ, प्रोडक्ट नहीं। आइडिया के क्या करोगे? आइडिया तो एक रोटी भी नहीं ला सकता। और यही तुम्हारी गलती है। जो लोग सोचते हैं रोटी कमाने का, वो कभी केक नहीं खा पाते। ये गांव में केक तो मिलता रहेगा, पर दादाजी पहले अपनी लंगोट तो सही करा लो। अरे ये गांव वालों की छोड़ो, तुम बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो। दादाजी आपकी सोच से ज्यादा बड़े तो आपके लंगोट में छेद है, पहले आप अपनी लंगोट सही करा के आओ। दादाजी के पैसे कमाने की टेक्निक ना कभी खत्म होती और ना ही बच्चों का मन भरता दादाजी का मजाक उड़ाने से। ये देखो, ये होता है स्टॉक मार्केट का ग्राफ। ऊपर जा रहा है प्रॉफिट, नीचे गया लॉस। अरे पर दादाजी, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अरे अरे, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम जैसे लोगों का ही लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात है पेशेंस। पेशेंस? आपको तो लंगोट रिपेयर कराने के लिए भी पेशेंस नहीं है दादाजी, आप हमें क्या सिखाओगे? अरे मूर्ख बच्चे, देखो, एक शेयर खरीदो, जब वो नीचे जा रहा हो तब बेच दो, और जब वो ऊपर जा रहा हो तो खरीद लो। दादाजी ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगा दी आपने? अगर इतना ही ज्ञान होता तो एक नई लंगोट ही ले लेते आप। पता है, पर कौन कर रहा है ये? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम इमोशनल मत बनो। स्टॉक मार्केट पे दिल नहीं, दिमाग लगाओ। दादाजी आपके पास स्टॉक्स है? अभी नहीं है, पर मेरा एक प्लान है। हाँ, प्लान तो सबके पास होता है दादाजी। प्लान तो दादाजी आपकी लंगोट में भी है, वो भी मल्टीपल होल्स के साथ। दादाजी आत्महत्या करने से पहले एक आखिरी बार बच्चों से मिलते हुए। जाने दो, हंसी मजाक उड़ाओ जितना भी बोलना है तुम्हें। एक दिन तुम सब देखोगे कि दादाजी का आइडिया सबसे बड़ा था। पर दादाजी आप सीरियसली पहले अपनी लंगोट ठीक करवा लो। सब कुछ इंस्पिरेशनल नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए होती है जिंदगी में। अरे प्रैक्टिकल लोग हमेशा एवरेज ही रहते हैं। जीनियस तो वो होता है जो दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। मेरे लंगोट के होल्स भी एक मेटाफर है। मेटाफर यानी मुहावरा? किस चीज का दादाजी? मुहावरा फॉर अपॉर्चुनिटी। जब एक चीज खत्म होती है, नए रास्ते वाली एक नई चीज शुरू हो जाती है। हाँ, और वो नया रास्ता से सीधे आपकी लंगोट से जाता है हवा खाते हुए। तुम लोग नहीं समझोगे, पर देखना, एक दिन तुम्हारे पास भी 35 रुपए होंगे और तब तुम मेरे पास ही ज्ञान लेने आओगे। दादाजी, अगर मेरे पास 35 रुपए हुए कभी, तो मैं सबसे पहले आपको दान कर दूंगा, ताकि आप उन 35 रुपए की एक नई लंगोट ले पाओ। बस बहुत हो गई तुम्हारी लंगोट की हंसी मजाक। मेरे अंतिम पत्र में तुम तीनों का नाम सबसे ऊपर होगा। दादाजी, लगता है आप भूल रहे हो, अंतिम पत्र लिखने के लिए भी आपको पेपर खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा और उसके साथ रस्सी भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए पैसे कहाँ है? लाइफ में बड़े आइडियाज होना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल होना उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। टायर में हवा भरने से प्लेन नहीं उड़ता, इंजन भी चलाना पड़ता है। सो ज्ञान फुल टाइट रखो, पर लंगोट के होल को भी इग्नोर मत करो। अपॉर्चुनिटी वही मिलती है जहां से हवा घुस रही हो दादाजी, और आपकी लंगोट में तो छेद ही छेद रहेंगे। पापा खो गए। दिन के 10 बज रहे होते हैं। दीपक अपने छोटे से ड्राइंग रूम में परेशान होता है। दरवाजे की घंटी बजती है और तभी वहां से टीकू आता है। अरे दीपक, तेरा चेहरा इतना क्यों लाल है? गुस्से में गरम समोसा लग रहा है भाई तू। क्या हो गया? क्या बताऊं यार,
कल रात से पापा गायब है। रेलवे स्टेशन पे हम साथ थे, मैं 1 मिनट के लिए पानी लेने गया और वापस आया तो बस गायब। गायब मतलब एकदम वैनिश। कोई जादू वादू कर रहे थे क्या? हाँ यार, बस एकदम गायब, जैसे दूध से सारा मक्खन निकल गया हो और दूध बेचारा अकेला रह जाए। भाई ये तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई। अंकल मनोहर लाल स्टेशन पे लास्ट कब देखे थे तूने? तूने सब चेक कर लिया ना? अनाउंसमेंट वाली आंटी से ही पूछ लिया होगा। अटेंशन प्लीज, मनोहर लाल आपकी फैमिली में अटेंशन। वो वाली आंटी। हाँ यार, मैं इतनी बार अनाउंस करवा चुका हूँ स्टेशन पे। स्पीकर और मेरी गले की दोस्ती हो गई है, पर कोई रिजल्ट नहीं। पुलिस भी रिपोर्ट नहीं दे रही और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा। ये पुलिस वाले कभी टाइम से आते हैं क्या? तो एक काम कर, इंस्पेक्टर चौहान जो है ना, उनको डायरेक्ट कॉल मार। मुझे पता है वो थोड़े दबंग टाइप है, पर हेल्पफुल है भाई। हाँ ठीक है, वही एक उम्मीद रह गए बस। अब मैं तो उनसे मिल के आता हूँ। पर ये सब इतना अजीब लग रहा है टिक्कू। पापा लोग यार ऐसे गायब नहीं होते, पता नहीं कहाँ बिना बताए निकल जाते हैं। अरे यार कोई इमरजेंसी वगैरह होगी, उनकी तबीयत खराब हो रही हो, पर टेंशन मत ले यार, हम मिलके ढूंढ लेंगे। वो इंस्पेक्टर से मिल गया, मैं यही बैठा हूँ, तेरे फोन का वेट करता हूँ। और हाँ, कुछ खाना वाना खा ले, वरना तू खुद गायब ना हो जाए भाई भूख से। हाँ भाई, आलू के पराठे खा लूंगा। तुझे कुछ चाहिए? बस तू अंकल को ले आ पहले, फिर अंकल और मैं मिल के तेरे हाथों के ही पराठे खाएंगे। काम वाला बना के रखेंगे हम लोग। बे चल, तूने मेरे हाथों के पराठे खाए नहीं है क्या? मस्त बनाता हूँ मैं। हाँ, रबर जैसे पराठे बनते हैं तेरे, और जली हुई रोटी। मॉरल सपोर्ट के लिए अंकल और मैं बोल देते हैं बढ़िया बने, पर होते तेरे घटिया ही है। वह कैसी बातें कर रहा है? चल चल ठीक है, मैं इंस्पेक्टर के पास होके आता हूँ, बस तू वेट कर ले फोन का। दीपक जल्दी से निकल के आता है। टीकू वहीं पे बैठा रहता है कोर्ट के पास। पुलिस थाने के अंदर चलते चलते वो यही सोच रहा होता है कि उसके पापा जा कहाँ सकते हैं। हाँ जी दीपक जी, हमारे पास आपकी एफआईआर आ गई है, लेकिन आपने तो कहा था मनोहर लाल जी इस स्टेशन पे गायब हो गए हैं। जी सर, 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई क्लू नहीं मिला है। आप बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर आपने उनकी कोई हैबिट के बारे में ज्यादा सोचा हुआ क्या? क्या उन्हें ऐसे कहीं अकेले घूमने का शौक था का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पापा हमेशा सबकी इन्फॉर्मेशन निकालते थे, उनको ट्रेन जर्नी बहुत पसंद थी, लेकिन तब हम सब साथ होते थे। कहाँ कहाँ ढूंढना आपने अभी तक? जी हमने स्टेशन पे ढूंढ लिया है, इंक्वायरी काउंटर पे डाल दिया है, रेस्टरूम चेक कर लिया, घर के आसपास ढूंढ लिया, दोस्तों के फोन भी करा लिया। पापा जहाँ रहते थे वो सब हमने एक बार चेक कर लिया है। कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, सोयाबीन टिक्की वाला, क्या वो उनका दोस्त था क्या? पापा जहाँ रहते थे वहाँ पे एक सोयाबीन टिक्की वाला रहता था, वहाँ भी गया मैं, कुछ पता नहीं चला है। अजी हमें लगता है गलत ट्रेन पे चढ़ गए होंगे। कभी कभी लोग बिना टिकट के घूमने निकल जाते हैं। पापा बेटे में कोई टेंशन वेंशन थी क्या, जो पापा ऐसे घर छोड़ के चले गए? मुझे कोई उलझन नहीं थी। देखिए, घर में कोई ऐसी बात नहीं थी। थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है पापा बेटे के बीच में, पर इतना कुछ अलग नहीं था। वो कहते रहते थे कि मैं एक नया एडवेंचर चाहता हूँ, पर मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं। हाँ, यही तो हो सकता है। हम दूर के स्टेशन पे पता लगाते हैं, तलाशी लगाते हैं। मैं अपने लोगों को मैसेज कर देता हूँ। आप घबराइए मत, मैं आपको अपडेट करके रखूंगा। बस सर जल्दी से कुछ हो जाए, घर पे सब रो रो के पागल हो गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, और कोई भी खबर आए मैं तुरंत आपको बता दूंगा। आप भी अपनी तरफ से ढूंढते रहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। और हाँ, और ढूंढ लगाए तो उनकी फोटो रेडी रखिएगा। हर जगह जाके पूछिए इनको देखा क्या। लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, तभी कुछ बात बनेगी। इंस्पेक्टर चौहान से एक नई उम्मीद तो मिलती है, पर कोई गारंटी नहीं। बात यह है कि अभी भी अंकल खोए हुए हैं, पर मिलने के दिख नहीं रहे। रात को दीपक वापस घर आता है। अरे भाई, कोई अपडेट आया क्या? इंस्पेक्टर चौहान ने कुछ हेल्प की? यार उन्होंने बोला पापा शायद किसी ट्रेन में चढ़ गए हो। उनके बंदों के पास इंफॉर्मेशन तो है, लगता है गाँव गाँव स्टेशन पे जाना पड़ेगा और फोन करना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तू सोशल मीडिया वगैरह पे डालना, इंस्टा फेसबुक पे डाल यार उनकी फोटो, पता नहीं क्या पता मिल जाए अंकल। हाँ डाल दी है, पर अभी तक सिर्फ 2-3 लोगों का रिप्लाई आया है। उनका कहना भी है कि अरे तेरे पापा तो हमारे अंकल जैसे लगते हैं। इस बात का मतलब ही क्या होता है? आधे अंकल तो वैसे ही एक जैसे दिखते हैं यार, मूंछ वाले, थोड़े गंदे और अंकल टाइप। सारे अंकलों की आदत ही ऐसी है यार, क्या करें हम लोग, आने ऊपर छोड़ दें। पर हम भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे यार, ढूंढ के रहेंगे अंकल को। टिक्कू यार मैं परेशान हो रहा हूँ, ऊपर से घर वाले सर पे चढ़ रहे हैं। पूरा उन्होंने सौंप मेरे पे दिया है कि मैं ठीक करूँ, और मैं उन्हें कैसे समझाऊं? देख भाई, टेंशन फायदा नहीं करेगी। इंसान जब परेशान होता है तभी सबसे वियर्ड सोल्यूशन दिमाग में आते हैं। शायद अंकल के दिमाग में कोई स्पॉन्टेनियस प्लान आ गया हो, क्या पता ऐसे कहीं चढ़ गए हो ट्रेन पे। एंड जैसे उनके ऐसे कोई प्लान तो रहते नहीं थे यार। कभी उन्होंने तेरे को बोला हो, या फिर मैं गोवा के बीच में रशियन बेब्स तोड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कभी रैंडमली बोल दिया हो, और क्या पता अभी इम्पल्सिवली उस पर एक्ट करने चले गए हो। यार एक दफा बोला था उन्होंने दुनिया घूमने का मन है, पर मैं सोचता था कि ये बात तो सब बोलते हैं, इस पे एक्ट कौन करता है। बस सोल्यूशन मिल गया, वो कहीं अनजान स्टेशन पे उतर गए होंगे। हो सकता है उन्होंने ट्रेन में किसी से दोस्ती कर ली हो। अंकल फ्रेंडली नेचर के तो है ही ना, लेकिन उनके पास तो फोन है ना, फिर कॉल क्यों नहीं कर रहे? क्या पता फोन घूम गया हो या बैटरी डेड हो गई हो। यार स्टेशन पे चार्जर ढूंढना आसान थोड़ी ना होता है। हाँ हो तो सकता है, पर अब क्या करें हम लोग। देख सुन, हम खुद एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर चौहान ने जो जो पॉइंट्स चेक करवाए हैं उनको एक बार खुद देख के आते हैं। क्या पता उन्होंने ढंग से जांच पड़ताल नहीं की हो। हम पूछ लेते हैं, पूछने में क्या पता अंकल ही मिल जाए। भाई मतलब हम रैंडमली फिर से वो सारी जगह ढूंढेंगे? अरे क्यों नहीं भाई, हाँ माना थोड़ा फिल्मी तरीका है, पर कभी कभी फिल्मों से हमें एक आइडिया मिल जाता है। 1-2 दिन के लिए चल लेंगे, वैसे ही सैटरडे संडे तो आ ही रहा है, मेरी भी छुट्टी ही है, मैं भी थोड़ा घूम लूंगा। चल ठीक है, प्लान तो मेरा बढ़िया लग रहा है, पर पता नहीं कैसे हो पाएगा। अगली सुबह दीपक और टीकू
दोनों स्टेशन में पहुंच जाते हैं अंकल को ढूंढने के लिए, और तभी उसे दूर से मनोहर लाल दिखते हैं। मनोहर लाल जो उसका पापा चाय पी रहा होता है। तो पापा आप यहाँ पे? अरे दीपक बेटा तू कर क्या रहा है इतनी दूर? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको 2 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, घर पे सब पागल हो गए हैं और आप यहाँ, आपको फैमिली की याद नहीं आई? अरे बेटा माफी चाहता हूँ, मैं स्टेशन पे क्या हुआ, वो सुपर फास्ट ट्रेन आई और मेरा एकदम मन हो गया चढ़ने का। बस सोचा एक नए एडवेंचर पे निकल जाता हूँ। अकेला घूमने का कभी चांस नहीं मिलता ना, फोन लगाने के लिए फोन निकालूंगा, अब तक फोन पटरी पे गिर गया और ट्रेन ने आके फोन कुचल दिया। आप फोन गिरा देते हो, कोई मैसेज नहीं डालते? हम सबको टेंशन हो रही थी। कैसे करते हो यार पापा आप भी? अरे बेटा गलती हो गई, मैंने सोचा 2 दिन घूमने आया हूँ, तो मैं खुद ही वापस आता, पर वहाँ यहाँ के लोग ही इतने अच्छे हैं, यहाँ का चाय वाले, समोसे वाले, रेडी वाले, सबसे मेरी मतलब मानो दोस्ती हो गई, तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर बात ही कर लेता हूँ। हद है यार पापा, पता है घर पे सबको इतनी टेंशन हो रही है। मैं कितनी बार स्टेशन में अनाउंस कर चुका हूँ, एक बार आप सुन नहीं सकते थे? अरे बेटा मैं समझ सकता हूँ, बिना बताए निकल गया मैं गलती से, पर तुम्हें भी सोचना चाहिए कि एज एन ओल्ड मैन आई वांट टू एंजॉय लाइफ। रिटायर होने के बाद बस एक छोटी सी इच्छा थी, अपने आप ट्रैवल करना, पर कम से कम एक चिट्ठी, एक एसएमएस कुछ तो डाल देते यार। हाँ माना थोड़ा गलत था मैं, पर चलो अब मैं तैयार हूँ वापस चलने के लिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट, थोड़ा घूम फिर के आते, समोसा चाय खा के। यार पापा हद हो गई, अब बस वापस सीधे घर चलते हैं बिना कुछ घूमे हुए, और आपके मिलने की खुशी सबको वापस देते हैं, वरना इंस्पेक्टर चौहान को अगर मिल गए ना यहाँ पे तो उनको लगेगा कोई फ्रॉड करके दोनों बाप बेटे भाग रहे हैं। इंस्पेक्टर चौहान तू तो पुलिस तक पहुंच गया बेटा, वो एक काम कर फोन लगा दे, वो एक काम कर मैसेज डाल दे, वरना फालतू में पुलिस का प्रेशर टाइम बर्बाद होगा। है फोन कर दूंगा। आपका पेट खराब तो नहीं हुआ ना ऐसे स्टेशन की चाय समोसे खा के? हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई है, पर मैं समोसे से एडजस्ट कर लेता हूँ। वाह पापा, समोसा ही आपका असली जीवन साथी है। ठीक है मैं टिक्कू को बोलता हूँ लेने आ जाए, वो बेचारा बाथरूम में आपको ढूंढने के बहाने 2 घंटे से बाथरूम में बैठा है, लगता है उसे यहाँ का समोसा जचा नहीं। यार टिक्कू ना हमेशा अलग लेवल पर आता है, जल्दी बुला, फिर सब लोग साथ में एक समोसा खा के निकलेंगे। दीपक जल्दी से वहां जाता है और अपने पापा को लेने के बाद वो वापस घर चला जाता है। वो इंस्पेक्टर चौहान का कॉल आया था, उनको बता दिया मैंने, वो कह रहा था अगली बार अंकल को बोलना ऐसे बहती हवा सा थाऊ बन के ना उड़ जाए, और निकलने के पहले एक बार मैसेज डाल दें। अरे ठीक है बेटा, अब मैं उनके साथ हाथ जोड़ दूंगा, पर ये बात तुम भी याद रखना बेटा, कभी कभी जिंदगी से ब्रेक लेना भी जरूरी है, पर फैमिली का डराना ठीक नहीं। समझ गया पापा, बस अब ज्यादा फिल्मी मत हो आप। चलो अब टिक्कू को पकड़ते हैं, बेचारा कब से वॉशरूम में बैठा है, एक मस्त सा लंच करते हैं और फिर वापस निकलते हैं। परफेक्ट प्लान है। तो जब वापस घर पहुंचोगे तो परिवार वाले सब आपकी पहले बैंड में जाएंगे, फिर आपको घर से निकाल देंगे। समझ गया बेटा समझ गया, अब कोई चल चल बढ़िया सी मैगी ले आओ, जल्दी से खा के घर निकलते हैं। बाप बेटा दोनों हंसते हैं और फाइनली घर के लिए निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि घर के लोग चाहे जैसे भी हों, उनसे बात तो अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि खोने के बाद बेटा ही काम आता है। नदी के किनारे जलेबी का राज। गांव के छोटे से चौक के बीच में एक पानी की टंकी और उसके एक कोने पर जलेबी सेठ का मशहूर स्टॉल। आज सुबह सुबह बिट्टू वहां आया था। इसे गांव वाले एक तरह का लोकल हीरो मानते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। अरे जलेबी सेठ जी, आज बड़ा शांत नजारा आ रहा है, क्या हुआ? जलेबियों के तेवर कम हो गए क्या? अरे क्या बताऊं बिट्टू बेटा, कल से लोग इधर आना ही बंद हो गए। कह रहे हैं जलेबी सेठ की जलेबी खट्टी हो गई है और पेट में दर्द हो रहा है। ऐसी बदनामी पूछो मत बेटा। अरे लेकिन आपकी जलेबियों में तो ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। पिछले हफ्ते तो मैंने 10 जलेबियां खाई थी एक साथ दबा के, फिर भी मैं एकदम फिट हूँ। बस वही तो प्रॉब्लम है, मैंने नहीं मारी जलेबी में मुट्ठी। मुझे समझ नहीं आता ये अफवाह फैला कौन रहा है। मैं तो रोज वही तेल वही चीनी यूज करता हूँ, पर लोगों ने मानो एकदम बायकॉट कर दिया हो। जलेबी सेठ, हो सकता है कोई आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। अपने आसपास के लोगों में पूछ के देखो, किसी से कुछ बातचीत हुई हो किसी चीज को लेके। ऐसे तो मैं रोज उधार देता हूँ, पर दुश्मनी मुझे नहीं लगता, सबसे बनती है मेरी। बस एक तिवारी जी हैं, वो कभी कभी तंग कर देते हैं। कहते हैं उनकी बीवी को मेरी जलेबी बिल्कुल ही पसंद नहीं।
अरे जलेबी से उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो वैसे ही मोटी गेंडी है, उनको कौन रोक सकता है जलेबी खाने से। आप टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगा असल में चक्कर क्या है। ठीक है बिट्टू बेटा, मैं तेरे भरोसे हूँ। अगर तूने हेल्प कर दी तो सब जरूर ठीक हो जाएगा। बिट्टू जलेबी सेठ को तसल्ली देके तो निकल पड़ता है और उसके दिमाग में प्लान होता है। शायद उन्हें पता ही ना हो कि जलेबी सेठ मुट्ठी कि जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी कि जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी नहीं मारता है। नदी के किनारे बिट्टू जब जाता है तो बिट्टू को उसके बचपन की दोस्त मुन्नी दिखाई पड़ती है, जो गांव की सारी खबरें रखती है। ओहो बिट्टू, सुबह सुबह इधर कैसे आ रहे हो? मुझे मत कहना नहाने आए हो, तुम इतने साफ दिख रहे हो, जरूर कोई और चक्कर है। अबे मुन्नी, नहाने में शाम को आता हूँ, पहली बात मैं तो कुछ खबरें लेने आया हूँ। जलेबी सेठ की स्टॉल की बदनामी क्यों हो रही है, पता है तुझे? हाँ रे, कल ही कुछ लोग यहाँ अपने आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, कह रहे थे जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी मारता है। और तो और दूबे चाचा को बहुत तीखी लगी उनकी जलेबियाँ, उनके तो पेट में दर्द हो गया। तिवारी जी को उल्टी हो गई और डॉली आंटी 3 दिन से अभी भी बाथरूम में बंद है। अब तो सब बोल रहे हैं कि उनकी जलेबी में कोई केमिकल है। केमिकल? अरे यार, जलेबी सेठ तो गाँव में सबसे बेहतर आदमी है, उनसे बेहतर तेल और चीनी को यूज नहीं करता। और रही बात की, तो उनकी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में तो खैर क्या ही बोलूं मैं। हाँ वैसे सुनने में तो आया है कि तिवारी जी ही हैं जो सबको समझा रहे हैं जलेबी सेठ कोई नया रंग या एसेंस मिक्स करता है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तिवारी जी सब लोगों को नदी के पास इकट्ठा कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं इन जलेबियों को खाओगे तो नदी के पानी में तुम्हें ही डूबना पड़ेगा, ऐसा जोक मार रहे हैं। समझ गया, तिवारी जी चालाक हैं। शायद उनको ये चाहिए कि लोग उनकी दुकान से खरीदना शुरू करते हैं और इतने में बेचारे जलेबी सेठ का बिजनेस डूब रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, पर पहले ये बताओ, तुमने जलेबी सेठ की जलेबी खाने के बाद कोई आसार महसूस किए हैं क्या? मैं तो रोज 1-2 जलेबियां खाती रहती हूँ, तब भी अपना फिगर मेंटेन करके रखती हूँ, एकदम ठीक हूँ। मेरे हिसाब से तो तिवारी जी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अबे जाना यार, तू फालतू बातें कर रही है, पर तेरा पॉइंट तो सही है। मुझे भी लग रहा है कि तिवारी जी ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चल मैं देखता हूँ जलेबी सेठ के नाम पे कीचड़ उछालने से ऐसा क्या मिल रहा है तिवारी जी को। बिट्टू अब तिवारी जी के पास जाता है। जाते जाते वो सोच रहा होता है कि ऐसा भी क्या हो गया होगा तिवारी जी के लिए जो उनको जलेबी सेठ के नाम पे कीचड़ उछालना पड़ा। तिवारी जी प्रणाम, सुन रहा हूँ जलेबी सेठ की जलेबियों के खिलाफ आप कोई नई थियरी पेश कर रहे हो, ये सब कैसे हो गया? अरे बिट्टू बेटा, ये कोई थियरी नहीं है, सच्चाई है सच्चाई। जलेबी सेठ की जलेबियां अब पहले जैसी नहीं रही, सब बीमार पड़ जा रहे हैं। तुम ही देख लो, दूबे चाचा, डॉली आंटी सब बोल रहे हैं पेट खराब हुआ। अरे तिवारी जी, आप खुद खा के देखिए उनकी जलेबियां, आपको लगी कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं कैसे खाऊंगा, मैं उनके स्टॉल के पास नहीं जाता हूँ, मैं तो दूर से ही रहता हूँ। उनकी जो वहाँ पे स्टॉल के खुशबू होती है ना, मुझे उस चीज से एलर्जी है। और वैसे भी मैं गांव का सबसे विश्वासवर्दी वकील हूँ। देखिए तिवारी जी, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आप ये अफवाह क्यों लोगों में फैला रहे हो। मुन्नी ने मुझे बताया कि आप नदी के पार सबको बोल रहे हो कि जलेबी सेठ की जलेबियां में कुछ केमिकल मिला है, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे सबूत तो लोगों के पेट दर्द के तकलीफ में दिख रहा है, उससे और ज्यादा सबूत क्या चाहिए? ये सब एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। मेरी मानो जलेबी सेठ की जलेबियां ऐसी खराब होती हैं। तो आपके कहने का मतलब है लोग अगर मूंगफली ज्यादा खा लें और पेट में दर्द हो जाए तो आप तो कहोगे मूंगफली में भी केमिकल मिला हुआ है। ये सब पर्सनल नाराजगी तो नहीं? पर्सनल नाराजगी? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं तो बस सबको ध्यान दिला रहा हूँ ये बात, अगर उनको जलेबी खाने से कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। और वैसे भी उनके स्टॉल के पास कूड़ा वूड़ा होता है, गाँव में सफाई थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। देखो तिवारी जी, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं तो ऐसे रूमर मत फैलाया करो। जलेबी सेठ का रोजगार बंद हो रहा है, वैसे ही बेचारा गरीब है, 2 वक्त की रोटी उससे बनती नहीं, जलेबी का स्टॉल ही तो लगाता है, उस बेचारे से दुश्मनी करके क्या फायदा। देखो तिवारी जी, आप जो कर रहे हो काफी गलत है और अगर यही चलता रहा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक तो बताएगा मेरे लिए क्या ठीक है? अबे तेरे जैसे 100 देखा है मैंने, उन सबको लाइन पे आता हूँ मैं। क्या लेगा तू? तिवारी जी मैं बता रहा हूँ, आपका जो काम वाली के साथ अफेयर चल रहा है ना, वो पब्लिक कर दूंगा मैं, सब जान जाएंगे। अरे तुम कैसे मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हो? ऐसा तुम्हें क्या लगता है मैं काम वाली के साथ चक्कर चल रहा है मेरा? नहीं तिवारी जी, वो तो रात के 3-3 बजे आपके पास अपने दिल की भलाई के लिए आती है ना। तो तुम्हें कैसे पता चला? जी आजकल का जमाना कैमरे से भरा है और आपका कैमरा तो मैंने स्पेसिफिकली हैक करके रखा है, मुझे सब दिखता रहता है। तो कल चुपचाप आ जाना जलेबी सेठ की दुकान के बाहर और वहाँ बता देना कि उसकी जलेबियाँ एकदम सही है, वरना आपका एमएमएस एक बार में लीक हो जाएगा। अगले दिन बिट्टू स्टॉल पे चलते हुए जाता है और वहाँ पे जलेबी सेठ
तिवारी जी और मुन्नी वहीं खड़े रहते हैं। गांव वालों, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल ही मैं 10 जलेबियां खा के आया हूँ और मैं तो अभी भी एकदम ठीक हूँ। तो ये बात तो पक्की है कि जलेबी सेठ की जलेबियां एकदम ठीक हैं और उनमें कोई मुट्ठी की मिलावट नहीं है। बात रही तिवारी जी की, तो तिवारी जी अब क्या बोलना चाहते हो आप? अरे तो एक आदमी से क्या होता है, शायद तुम्हारे पेट का काम करने का तरीका अलग हो, क्या पता तुम्हें प्रॉब्लम ना हुई, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो गई हो शायद। अरे तिवारी जी आप ही बताइए, डॉली आंटी और दुबे चाचा को पेट दर्द कब हुआ था? हाँ वो डॉली आंटी को 3 दिन पहले से फीवर था। अच्छा तिवारी जी आप ये बताइए, डॉली आंटी एंड दुबे चाचा को पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ डॉली आंटी को 3 दिन पहले से ही फीवर था और दुबे चाचा का पेट दर्द पहले से ही चल रहा था, पर वो हल्के फुल्के बीमार थे। अच्छा तो जो चीज है, ये बात आपने लोगों को बताई क्यों नहीं कि वो लोग पहले से बीमार थे, मेरी जलेबी खाने के बाद बीमार नहीं पड़े हैं? जलेबी से प्रॉब्लम हुई है या पहले से प्रॉब्लम थी? अरे मैं तो बस सोच रहा था क्या पता जलेबी से प्रॉब्लम हो गई हो, मुझे तो लगा जलेबियों में ही प्रॉब्लम है। बस बस तिवारी जी, ये सब आपका एक गेसिंग गेम था। आपकी एक अफवाह ने जलेबी सेठ के सारे कस्टमर्स को भगा दिया। मतलब आपके झूठे कस्में वादों ने एक परिवार की रोजी रोटी खतरे में डाल दी। जो लोग नदी किनारे बैठे थे मजाक उड़ा रहे थे, अब उन सबको सोचना चाहिए जलेबी सेठ की जलेबियों में कोई जहर या मुट्ठी नहीं। सेठ जी सॉरी यार, मैं बस सोच रहा था कि उन सबको बीमारी हो रही है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। अरे तिवारी जी रहने दो, गलती तो सबसे होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, अफवाह फैलाना सबके लिए रिस्की होता है, गांव की शांति बिगड़ जाती है, शांति जैसे आपकी काम वाली। अरे बस बस, सब अभी बता दोगे क्या? बेटू तूने कहा था तो ये बात किसी को नहीं बताएगा। डोंट वरी तिवारी जी, आपका सीक्रेट हम सबके साथ सेफ है, और थोड़ी बात फैल भी जाए तो कौन कुछ बोलने वाला है। वैसे भी अब तो सब ठीक ही हो गया, गाँव वाले भी मांगे कि जलेबी ठीक है, तो अब किस बात से प्रॉब्लम है? रिलैक्स करो तिवारी जी, अब जिंदगी के मजे लो, कहीं आपका सही में पेट ना खराब हो जाए। सब लोगों में हंसी फैल जाती है, गाँव में सब कुछ ठीक रहता है, और बिट्टू और मुन्नी की 2 साल बाद शादी हो जाती है, और शादी के 2 साल बाद बिट्टू आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे ही गाँव वालों की तरह हम सब भी खुश रहे।